हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे वीकली बैंकिंग करंट अफेयर्स। 23 ऑफ मार्च से लेकर 29 ऑफ मार्च तक आप लोगों ने जो भी इंपॉर्टेंट बैंकिंग इनिशिएटिव्स देखे होंगे, आरबीआई के सर्कुलर आए हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक्स का नेट प्रॉफिट क्या है, डिविडेंड क्या है, हमारे आरआरबीज का परफॉर्मेंस क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होती है, ऐसे कई सारे इनिशिएटिव्स हैं। आपका जो बैंक एटीएम से आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ट्रांजेक्शन्स लिमिट को, यहाँ पे जो चार्जेस होते हैं उन चार्जेस को इंक्रीज किया गया है। तो काफी कुछ यहाँ पर आज आपको सीखने को मिलने वाला है। तो आज का सेशन आपके सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपके इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। काफी सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंटरव्यू क्वेश्चंस भी फ्रेम होते हैं। सो वीडियो को एंड तक देखना है। काफी सारी न्यूज है, जितना पॉसिबल हो पाएगा। अगर कोई ऐसा डिफिकल्ट टर्म आता है जो आपके लिए नया है, आप अनजान हैं, तो उन टर्म्स को भी हम यहाँ पर समझते हुए जाएंगे। क्लियर है? तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या रहेगा? हम बात करेंगे वीकली बैंकिंग करंट अफेयर्स के बारे में 23 ऑफ मार्च से लेकर 29 ऑफ मार्च के बीच में। मॉर्निंग में मैंने आप लोगों के साथ वीकली करंट अफेयर्स का सेशन शेयर किया था, जहां पर मैंने आपको पूरे वीक के टॉप 80 एमसीक्यू डिस्कस किए थे। आप उस वीडियो को भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, तो वहां से क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम के लिए यूजफुल हो जाएंगे। क्लियर है? जैसे कि मैंने वहां पर डिस्कस किया था, जैसे कि ज्ञानपीठ अवार्ड है, ज्ञानपीठ अवार्ड में प्राइज मनी कितनी होती है, तो 11 लाख रुपए होती है। ऐसे कई सारे अवार्ड्स के ऊपर भी मॉर्निंग के सेशन में हमने डिस्कशन किया है। आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। फर्दर डिस्कशन हम करेंगे, पहली न्यूज को हम स्टार्ट करेंगे। उसके पहले ही स्टार्टिंग में क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आज की क्लास की जो पीडीएफ है, वीकली बैंकिंग करंट अफेयर्स की पीडीएफ को आप इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से। पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड करते हैं फ्रॉम द प्ले स्टोर, वहां पर आपको फ्री नोट्स सेगमेंट मिलता है, और फ्री नोट्स वाले सेगमेंट पे जाके आपको वीकली करंट अफेयर्स और वीकली बैंकिंग करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिल जाती हैं। और अगर आप मैगजीन सेक्शन में जाते हैं तो आपको बैंकिंग करंट अफेयर्स की मैगजीन भी मिल जाएगी, जो आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, सो स्टार्ट कर लेते हैं विथ फर्स्ट न्यूज। आरबीआई एंड एनपीसीआई अप्रूव ₹2 हाइक इन द एटीएम इंटरचेंज फी फ्रॉम द 1st ऑफ May। आप लोगों को पता है, जैसे कि हम एटीएम में जाते हैं, किसी भी एटीएम में जाते हैं, और जब आप पैसे निकालते हो तो स्टार्टिंग के जो 5 ट्रांजेक्शन होते हैं जनरली वो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, लेकिन 5 से ज्यादा जब आप ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको उसमें ट्रांजेक्शन फीस लगती है। तो वही फीस यहाँ पे ₹2 बढ़ाई गई है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has approved an increase in the ATM interchange fee for cash withdraw from 17 rupees to the 19 rupees। 17 रुपए से बढ़ाकर 19 रुपए किया जाएगा। कब से इफेक्ट में है? 1st ऑफ May 2025 से। तो कैश विड्रॉ फीस 17 रुपए से बढ़ाकर 19 रुपए पर ट्रांजेक्शन कर दी जाएगी, और जो बैलेंस इंक्वायरी फी है, मतलब जो नॉन कैश विड्रॉल्स हैं, उसके लिए ट्रांजेक्शन फी ₹1 इंक्रीज की जाएगी, 6 रुपए टू द 7 रुपए पर ट्रांजेक्शन। These charges apply once you are exhaust their free monthly limit। फ्री मंथली लिमिट जब खत्म हो जाएगी उसके बाद ये चार्जेस अप्लाई किए जाएंगे। 5 फ्री ट्रांजेक्शन इन द मेट्रो सिटीज एंड 3 इन द नॉन मेट्रो एरिया एट ऑल अदर बैंक्स एटीएम। ठीक है, ये बात यहाँ पे मेंशन की है। यहाँ पर जो चेंजेस किए गए हैं, मतलब जो आपका यहाँ पे 17 रुपीज से 19 रुपीज और 6 रुपी टू 7 रुपीज किया जा रहा है, ये एप्लीकेबल नहीं है माइक्रो एटीएम्स जस्ट लाइक दिस। ठीक है, माइक्रो एटीएम्स के लिए या इंटरनेशनल एटीएम जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। इस बात को भी आपको याद रखना है। इंटरचेंज फी फॉर द बैलेंस इंक्वायरी हैज बीन सेट टू 7 रुपीज एक्सक्लूडिंग जीएसटी फॉर ट्रांजेक्शन इन नेपाल एंड भूटान। क्लियर? तो ये कुछ चेंजेस एनपीसीआई एंड आरबीआई ने किए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अंकटाड के बारे में। अंकटाड का मतलब है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इन्होंने रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की है। कौन सी रिपोर्ट? अ वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट 2024। ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी पूछे जाते हैं, रिपोर्ट से संबंधित क्वेश्चन वापस से पूछे जा सकते हैं कि अ वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इनके अकॉर्डिंगली पूरे दुनिया भर में जितनी भी कंट्रीज हैं, वो ऑब्वियस सी बात है अपनी कंट्री के डेवलपमेंट करने के लिए अलग अलग जो मल्टीनेशनल बैंक्स होते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, उनसे डेट लेती हैं। तो पूरे वर्ल्ड में जो ग्लोबल आपका डेट है वो $97 ट्रिलियन है, और यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज का डेट डबल है डेवलपिंग कंट्रीज के कंपैरिजन में।
अगर हम इंडिया का पब्लिक डेट देखेंगे तो इंडिया का पब्लिक डेट 2.9 ट्रिलियन डॉलर्स आपको देखने को मिल जाएगा एज पर दिस रिपोर्ट। नेक्स्ट है नेशनल हाउसिंग बैंक रिलीज रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ हाउसिंग इन इंडिया। ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ हाउसिंग इन इंडिया। अब हमारे देश में एक कल्चर है, हमारे देश में हम जब अपना घर बनाते हैं तो हम बैंक्स के पास जाते हैं और अलग अलग जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं उनके पास जाते हैं घर बनाने के लिए, लोन लेने के लिए। तो नेशनल हाउसिंग बैंक ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ हाउसिंग रिपोर्ट किसने पब्लिश की है? नेशनल हाउसिंग बैंक ने। अब आपके पास बैंक मतलब लोन लेने के लिए दो प्रकार के ऑप्शन है, या तो आप बैंक से लोन लोगे या अलग अलग जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं आप उनसे लोन लोगे। तो बैंक का डोमिनेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 81% जो लोन्स लिए गए हैं वो बैंक से लिए गए हैं और रिमेनिंग जो 19% का लोन लिया गया है वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लिया गया है। ठीक है, बोला जा रहा है कि सितंबर 2024 तक 33.53 लाख करोड़ रुपीस के हाउसिंग लोन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वहीं सबसे ज्यादा लोन लिया है मिडिल इनकम ग्रुप ने। मिडिल इनकम ग्रुप ने सबसे ज्यादा 44% टोटल हाउसिंग लोन का लिया है। यू कैन सी मिडिल इनकम ग्रुप का शेयर है 44%, ईडब्ल्यूएस एंड लो इनकम ग्रुप का शेयर है 39% और हाई इनकम ग्रुप का 17% शेयर्स देखने को मिल जाएंगे। बैंक्स का डोमिनेंस है 81%, वहीं जो आपके हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है उनका डोमिनेंस नहीं है, 19% केवल लिया गया है। अगर हम एरिया वाइज देखें सदर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड नदर्न एरियाज में, तो सबसे ज्यादा जो लोन लिया गया है वो सदर्न एरिया में लिया गया है 35%, देन वेस्टर्न, देन नदर्न और फिर आपको ईस्टर्न एरिया देखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सबसे कम लोन लिया गया है, ओनली 0.68%। इन सभी लोन्स में केवल और केवल 5% है जो कि ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए लिया गया है। इसके अलावा हाउसिंग प्राइस इंडेक्स भी पब्लिश हुआ है। हाउसिंग प्राइस इंडेक्स मतलब आपके जो प्राइस है हाउस के वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। आपको पता है कि एक छोटे से प्लॉट की वैल्यू भी कितना ज्यादा महंगी हो चुकी है, 1000-2000 स्क्वायर फीट में आपको प्लॉट्स मिल रहे हैं, करेक्ट। तो हाउसिंग प्राइस इंडेक्स भी इंक्रीज हो रहा है। ईयर ऑन ईयर 6.8% की ग्रोथ है। हाउसिंग लोन अगर बात की जीडीपी का कितना परसेंटेज है, तो हाउसिंग लोन 11.29% ऑफ जीडीपी आपको देखने को मिल जाएगा। इस रिपोर्ट को सेक्शन 42 ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के अंदर पब्लिश किया गया है। नेशनल हाउसिंग बैंक का फॉर्मेशन 1988 में हुआ था टू रेगुलेट, प्रमोट एंड डेवलप द हाउसिंग फाइनेंस मार्केट इन इंडिया। इसको 100% ओन करने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है और संजय शुक्ला इसके एमडी आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हमारे देश के आरआरबीज मतलब रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में कि FY 23-24 में इनका परफॉर्मेंस कैसा था, इनका नेट प्रॉफिट क्या रहा है। ठीक है, सारी बातों को यहाँ पर देखा जाएगा। यहाँ पर ये फैक्चुअल डेटा होता है, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। आपको ये फैक्चुअल डेटा ऐसा का ऐसा याद रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। कुछ समझाने जैसा है नहीं इसमें, रटना ही है, याद ही करना है। 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएंगी चीजें, बिल्कुल लोड मत लेना, लेकिन हाँ पढ़ना जरूर है। ठीक है, तो एक बार एक काम करो, इस रिपोर्ट को हम डिस्कस करेंगे। आपके वो सभी फ्रेंड जो एसबीआई और आने वाले बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनके साथ जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर दो, क्योंकि यार ये सेशन बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा टाइम जाता है और अब 100-200 व्यू आते हैं ना तो एकदम डिमोटिवेशन फील होता है। फिर ऐसा लगता है यार अगली बार अब मैं नहीं बनाऊंगी सेशन, मतलब ये वाली फीलिंग आती है। तो एटलीस्ट ये वाली फीलिंग तो मुझे ना आए, इतना तो आप कंट्रीब्यूट कर ही सकते हो। तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर दो और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिल सके। तो आरआरबी अचीव अ रिकॉर्ड कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट। यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट 2023-24 में आरआरबी को हुआ है वो 7,571 करोड़ रुपीस है, 7571 करोड़ रुपीस है। ये डेटा प्रेजेंट किसने किया है? यहाँ पे देखो राज्यसभा की सिटिंग चल रही थी, तो राज्यसभा में पंकज चौधरी जी ने इस रिपोर्ट को प्रेजेंट करने का काम किया है। क्लियर है? इसमें बताया गया है कि हमारे जो आरआरबीज है उनकी फाइनेंशियल हेल्थ स्ट्रांग हो रही है और टोटल जो बैलेंस शीट है हमारी आरआरबीज की वो 8,40,000 करोड़ रुपीस आपको देखने को मिलेगी इन 23-24। इसके अलावा हमारे जो आरआरबीज हैं उनका एनपीए ड्रॉप हुआ है, मतलब नेट नॉट परफॉर्मिंग असेट्स ड्रॉप हुआ है फ्रॉम 4.7% टू 2.4% इन 23-24। और जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है वो भी इंक्रीज होकर 71.4% आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आरआरबीज ने कई सारे फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम्स में भी इनरोल किया था, स्पेशली इन द रूरल एरियाज लाइक अ प्रधानमंत्री जन धन योजना, सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। इसके कारण और भी ज्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा है।
अगर हम आरआरबीज की बात करते हैं तो आरआरबीज का फॉर्मेशन आरआरबी एक्ट 1976 के अंदर 1975 में हुआ था। अगर हम आरआरबीज की ओनरशिप देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 50% शेयर होते हैं, स्पॉन्सर बैंक के 35% और स्टेट बैंक के 15% या स्टेट गवर्नमेंट के 15% शेयर्स होते हैं। आरआरबीज को रेगुलेट करने का काम नबार्ड और आरबीआई करते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करता है और इसे सुपरवाइज करने का काम नबार्ड करता है। इनका काम होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, कॉमर्स, इंडस्ट्री सेक्टर में कंट्रीब्यूट करना, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना। इसमें आरआरबीज के लिए क्राइटेरिया होता है कि आरआरबीज को 75% अपना पैसा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स में देना होता है। ये आपका आरआरबी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट बात करेंगे आईएमएफ के बारे में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ कहता है इंडिया टू ओवरटेक जापान इन 2025 एंड जर्मनी इन 2027। तो आईएमएफ कहता है कि 2025 में इंडिया जापान को ओवरटेक कर लेगा और जर्मनी को 2027 तक ओवरटेक करके इंडिया वर्ल्ड की 3rd नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, यूएसए और चाइना के बाद। कुछ समय पहले वर्ल्ड बैंक ने भी ऐसी ही कुछ बातें की थी। वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि अगर भारत को डेवलप्ड कंट्री बनना है 2047 तक, अगर भारत को डेवलप्ड बनना है तो हर साल इनको 7.8% से अपनी ग्रोथ को करना पड़ेगा। क्लियर है? इसके अलावा जीडीपी की बात की गई है कि यहाँ पे भारत की जो जीडीपी है वो डबल हो गई है। 2015 में 2.1 ट्रिलियन डॉलर थी, अब ये 4.3 ट्रिलियन डॉलर आपको देखने को मिल जाएगी और भारत की जो ग्रोथ रेट है वो सबसे ज्यादा है, इट इज 105%। यू कैन सी कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो आप देखेंगे 2.1 से कितना हुआ है, 4.3 ट्रिलियन डॉलर हुआ है और 105% आपको भारत की सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। अमेरिका जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 30.3 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है और इनकी ग्रोथ परसेंटेज केवल 66% आपको देखने को मिलेगा। आईएमएफ एक मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूट है जिसका फॉर्मेशन 1944 में हुआ था, वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है, 189 कंट्रीज मेंबर हैं और क्रिस्टलियाना जॉर्जीवा इसकी एमडी आपको देखने को मिल जाएंगी। अब आईएमएफ कई सारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी आईएमएफ के द्वारा पब्लिश की जाती है। नेक्स्ट है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इंट्रोड्यूस एस फीचर ऑन इट्स मोबाइल ऐप टू प्रोवाइड 2500 प्लस म्यूचुअल फंड ऑप्शन। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, अपना एक नया मोबाइल एप्लीकेशन में फीचर है। इस फीचर में क्या होगा, 2500 से ज्यादा आपको म्यूचुअल फंड की इंफॉर्मेशन होंगी, जिससे कस्टमर्स का एंगेजमेंट भी बढ़ेगा और म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, सेंट्रल नोटिफाइड 24% हाइक इन द सैलरीज पेंशन फॉर एमपी। एमपी का मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं। तो एमपी की जो सैलरी है और उसकी उनकी जो पेंशन दी जाती है उसमें 24% का हाइक यहाँ पर किया गया है, जो कि इफेक्ट में आएगा 1 अप्रैल 2023 से 1 अप्रैल 2023 से इफेक्ट में आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या कहा गया है कि अभी जो एमपीज है उनको सैलरी मिलती है 1 लाख रुपए और अभी मिलेगी 1.24 लाख रुपीस पर मंथ। डेली अलाउंस जो मिलते हैं वो भी 2000 से बढ़ाकर 2500 किया जाएगा। जो पेंशन मिलती है उनको भी बढ़ा दिया गया, 25,000 रुपए से पेंशन बढ़ा के 31,000 कर दी गई है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो लास्ट रिवीजन हुआ था सैलरी में वो 2018 में हुआ था। ठीक है। ये जो चेंजेस किए गए हैं वो अंडर द पेंशन, अंडर द सैलरी अलाउंस एंड द पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954, ठीक है, और इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर ये चेंजेस किए गए हैं। नेक्स्ट है एचडीएफसी बैंक इंट्रोड्यूस एम्बेसी फिक्स डिपॉजिट। यहाँ पे हर एक देश की, हमारे देश में और हमारे देश की अलग अलग देशों में एम्बेसी होती है, एम्बेसडर्स होते हैं, स्टाफ्स होते हैं, हाई कमिश्नर्स होते हैं। अगर वो लोग भी भारत में फिक्स डिपॉजिट या कुछ स्कीम्स में एनरोलमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए एचडीएफसी बैंक ने इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। एचडीएफसी बैंक हैज लॉन्च अ स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम जिसका नाम है डिप्लोमेट और एम्बेसी स्कीम। इसमें जो भी आपके डिप्लोमेट्स हैं, नॉन डिप्लोमेटिक स्टाफ्स हैं, मिशंस हैं, वो लोग यहाँ भारत में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मिनिमम जो डिपॉजिट साइज है वो $5,000 आपको मिनिमम डिपॉजिट साइज मिलेगा और फिर मल्टीपल ऑफ 1000 में आप मैक्सिमम कितना भी डिपॉजिट कर सकते हैं। ये डिपॉजिट जो होगा उसका एक फिक्स टेन्योर होगा, 3 मंथ, 6 मंथ या 1 ईयर का आपका टेन्योर होगा। टेन्योर के बाद ये ऑटोमेटिकली रिन्यू नहीं होगा, आपको इसे रिन्यू कराना पड़ेगा। अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉ करते हैं तो उस पर कुछ पेनाल्टीज भी इंपोज की जाएंगी, ये बातें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। नाउ अब ध्यान से समझना, बहुत सारा फैक्ट, बहुत सारा डेटा है, भर भर के डेटा है, 2-4 बार पढ़ना ही पड़ेगा, एक बार में याद नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना। हम बात कर रहे हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स के नॉर्म्स के बारे में।
रिसेंटली आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर आया था और आरबीआई ने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का रिवीजन किया है जो कि 1 अप्रैल से इफेक्ट में आ जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से इफेक्ट में आ जाएगा अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इससे क्या होगा, प्रायोरिटी सेक्टर्स में फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा, क्रेडिट फ्लो बढ़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एक करके सारी बातों को देखेंगे। सबसे पहली बात, इन सारी चीजों को स्किप करती हूँ फॉर अ टाइम भी। सबसे पहले देखो, ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होती है, आरबीआई ने मैंडेटरी किया है कि जो बैंक्स होंगे वो बैंक्स क्या करेंगे, प्रायोरिटी सेक्टर को सबसे पहले आपको लोन प्रोवाइड करना है, जिससे प्रायोरिटी सेक्टर में भी हम इकोनॉमी ग्रोथ कर सके। प्रायोरिटी सेक्टर्स के अंदर ये सारे सेक्टर्स आते हैं। सबसे पहला होता है एग्रीकल्चर, एमएसएमई सेक्टर, एक्सपोर्ट क्रेडिट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, एजुकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, वीकर सेक्शन। और जो अदर आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप उनको भी लोन दोगे। ये सारी चीजें आपके प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आती हैं। तो आप इनको याद रखना कि कौन कौन सी चीजें, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए 5 चीजें बताओ जो प्रायोरिटी सेक्टर्स में आती है, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर है, एमएसएमई है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, ये सारी चीजें आपकी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आती है। अगर हम इसके इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था जिसका नाम है गार्डगिल कमेटी। तो गार्डगिल कमेटी का जो मतलब फॉर्मेशन हुआ था वो 1969 में हुआ था और इन्होंने एरिया अप्रोच लेंडिंग की बात की थी। उसके बाद नरीमन कमेटी बनाई गई 1969 में। इन्होंने गार्डगिल कमेटी को सपोर्ट किया और कहा कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करेंगे। फिर यहाँ पे कृष्णा स्वामी कमेटी का फॉर्मेशन 1980 में हुआ। इन्होंने 40% का टारगेट सेट किया था कि 40% यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में होना चाहिए बाय द 1985। और फिर उषा थोरट कमेटी का फॉर्मेशन 2009 में हुआ था। इन्होंने भी पीएसएल को फर्दर एक्सपांड किया है। तो 4 कमेटी हैं, गाडगिल कमेटी, नरीमन कमेटी, कृष्णा स्वामी कमेटी और उषा थोरट कमेटी। इन चारों कमेटी का रिलेशन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या क्या चेंजेस किए। सबसे पहले एजुकेशन लोन्स। तो एजुकेशन लोन, अगर कोई भी इंस्टीट्यूट है जो वोकेशनल कोर्सेज प्रोवाइड करता है उनको 25 लाख रुपीस पर इंडिविजुअल लोन प्रोवाइड किया जाएगा। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बोरिंग लिमिट है, स्कूल बनाना है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज बनानी है, तो अप टू 8 करोड़ रुपीस पर बोरोवर यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा। हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए टीयर 2 और टीयर 4 सेंटर्स में 12 करोड़ रुपए। हमारे देश में जो विलेजेस में आर्टिस्ट हैं, विलेजर्स हैं, इसके अलावा कॉटेज मेकर्स हैं, उनके लिए 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए। इंडिविजुअल वीमेन बेनिफिशियरीज को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए पर बोरोवर कर दिया है। अब फार्मर्स की बात हो रही है। अगर फार्मर्स यहाँ पे लोन लेते हैं अगेंस्ट नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट तो 75 लाख रुपीस से बढ़ाकर 90 लाख रुपीस यहाँ पे लोन दिया गया है। और अगर यहाँ पे लोन अगेंस्ट वेयर हाउस रिसिप्ट दिया जाता है तो 60 लाख रुपीस तक का फार्मर्स को लोन प्रोवाइड किया जाएगा। फिर कॉर्पोरेट्स के लिए लोन अगेंस्ट नेगोशिएबल वेयर हाउस 4 करोड़ रुपीस, लोन अगेंस्ट वेयर हाउस रिसिप्ट 2.5 करोड़ रुपीस और एंटिटी अंडरटेकिंग फार्मिंग विद अश्योर्ड मार्केटिंग फॉर देयर प्रोडक्ट 10 करोड़ रुपीस तक का लोन है। एमएसएमई सेक्टर के लिए भी को लेंडिंग की बात की गई है कि 20 लाख रुपए पर बोरोवर यहाँ पे लोन दिया जाएगा। हमारे देश में जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके लिए भी जो पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की जो लिमिट है उसको रिवाइज किया गया है, कम किया गया है। पहले ये 75% से रिड्यूस करके 20% यहाँ 60% कर दिया गया है। रिवाइज पीएसएल टारगेट फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक रिड्यूस टू 60% फ्रॉम 75% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। एएनबीसी का 60% आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देना पड़ेगा लोन। ये नई गाइडलाइंस आई है फॉर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। फिर इंडियन बैंक्स के लिए 2% ऑफ द एएनबीसी और मैक्सिमम 50 करोड़ तक का। जो फॉरेन बैंक है जिनकी ब्रांचेस 20 या 20 से ज्यादा है उनके लिए 2% ऑफ एनबीएफसी। फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचेस लेस देन 20 है उनके लिए 32% ऑफ द एएनबीसी। क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, हाउसिंग लोन प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन पॉपुलेशन वाइज। तो अगर ऐसे कोई जगह है जहां पे पॉपुलेशन 50 लाख और उससे ज्यादा है तो उनके लिए 50 लाख रुपए। सेंटर विद पॉपुलेशन बिटवीन 10 लाख एंड 50 लाख तो इसको 45 लाख रुपीस दिया जाएगा। और पॉपुलेशन अगर बिलो 10 लाख है तो 35 लाख रुपीस यहाँ पे हाउसिंग लोन प्रोवाइड किया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए यहाँ पे बोला है जो पावर जनरेशन कंपनीज है उनके लिए 35 करोड़ रुपीस तक का लोन है। इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लिए 10 लाख रुपीस पर बोरोवर लोन है। माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए 7.5% ऑफ द एएनबीसी। एडवांस टू वीकर सेक्शन के लिए 12% ऑफ द एएनबीसी। एएनबीसी क्या होता है, जो टोटल नेट बैंक क्रेडिट होता है, जितना भी क्रेडिट हुआ है अगर उसमें से आप नेसेसरी डिडक्शंस को हटा दें, माइनस कर दें डिडक्शन को, तो बचा हुआ जो अमाउंट होता है वो एएनबीसी आपको देखने को मिल जाएगा।
ठीक है, डन इतनी चीजें। चलिए अब बात करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में। हम लोग ने आरआरबी के बारे में बात कर ली, हम लोग ने पीएसएल के बारे में बात कर ली। अब हमारे देश में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनके डिविडेंड्स के बारे में, उनके नेट प्रॉफिट पे बात करेंगे। इसमें कहा गया है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका जो डिविडेंड है वो 33% इंक्रीज हुआ है, और FY24 में जो डिविडेंड रिसीव हुआ है वो 27,830 करोड़ रुपीस आपको देखने को मिलेगा। ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो इंप्रूवमेंट हो रहा है। ये बात यहाँ पर मेंशन की है, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 33% ज्यादा डिविडेंड मिला है। 12 जो पब्लिक सेक्टर बैंक है इनको टोटल जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो 1.41 लाख करोड़ रुपीस का है। सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। टोटल नेट प्रॉफिट का 40% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द 61,000 करोड़ रुपीस। क्लियर है। अब इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि पंजाब नेशनल बैंक में ग्रोथ सबसे ज्यादा है, 228% आपको पंजाब नेशनल बैंक में ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। सेकंड नंबर पे यूनियन बैंक और थर्ड नंबर पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पर आपको टेबुलर फॉर्म में भी सारा डेटा गिवन है, आप टेबुलर फॉर्म से भी सारी चीजें पढ़ सकते हैं, जो चीजें मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन की हैं। ये कुछ फैक्चुअल डेटा है जो आपको यहाँ पे विशेष रूप से याद रखने हैं। क्लियर है, डन। नेक्स्ट है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक स्ट्रेंथन टाई विथ चेन्नई सुपर किंग एंड गुजरात टाइटन। तो चेन्नई सुपर किंग एंड गुजरात टाइटन आईपीएल टीम के बैंकिंग ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर कौन बन चुका है? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है। यहाँ पे सीएसके के साथ 6 साल की और गुजरात टाइटन के साथ 3 साल का यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया गया है बाय द इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। नाउ आरबीआई का मार्च मंथ का बुलेटिन देखते हैं। तो आरबीआई कहता है कि पहले क्या होता था कि हमारे देश में जो रेमिटेंस आता था, रेमिटेंस क्या होता है? अलग अलग देशों में बैठे हुए जो भारतीय हैं भारत में पैसा भेजते हैं, तो उसे हम रेमिटेंस कहते हैं। तो अभी तक सबसे ज्यादा रेमिटेंस भारत को आता था गल्फ कंट्रीज से, लेकिन गल्फ कंट्रीज को ओवरटेक कर लिया है यूएसए और यूके ने, ये बताया है आरबीआई के बुलेटिन में। ठीक है, यूएस एंड यूके रिप्लेस गल्फ नेशन एज अ टॉप सोर्स ऑफ रेमिटेंस इनटू इंडिया। सबसे ज्यादा रेमिटेंस 27.7% अमेरिका से रिसीव होता है, 19.2% यूएई और 10.8% यूके से। ये टॉप 3 कंट्रीज है रेमिटेंस के लिए। अच्छा, अब रेमिटेंस अगर स्टेट वाइज देखते हैं कि सबसे ज्यादा रेमिटेंस किन राज्यों को आ रहा है, तो महाराष्ट्र टॉप पर है, महाराष्ट्र के बाद केरला एंड तमिलनाडु। आप देख सकते हैं ये टॉप 3 स्टेट्स आपको मिल जाएंगे। तो आरबीआई ने रिसेंटली एक पेपर पब्लिश किया था, उस पेपर का टाइटल था चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ इंडियाज रेमिटेंस इनसाइट फ्रॉम द 6th राउंड ऑफ इंडियाज रेमिटेंस सर्वे। इसमें बताया गया कि यूएसए और यूके का जो इनफ्लो है रेमिटेंस का वो डबल हो चुका है, 40% यहाँ पे टोटल इनफ्लो है, और यूएई का जो शेयर है वो ड्रॉप हुआ है 27% से 19.2%। क्लियर है। मेजर शिफ्ट होने का रीजन क्या है कि बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज है यूएसए और यूके में, और स्टूडेंट भी स्टडी करने के लिए कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया विजिट करना पसंद करते हैं, और जो गल्फ कंट्रीज है वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी और वेज रेट जो है वो स्टेग्नेशन हो चुका है, रुक चुके हैं। ठीक है, बाकी स्टेट वाइज कंट्रीब्यूशन मैंने बता दिया है कि महाराष्ट्र फर्स्ट पे है, फिर केरला, फिर तमिलनाडु है। ट्रांजेक्शन साइज के बारे में बात करें तो 28.6% जो रेमिटेंस आ रहा है वो अबव 5 लाख रुपीस का आ रहा है। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। नाउ बात करेंगे इंडोनेशिया टू ज्वाइन द न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ ब्रिक्स। सो ब्रिक्स ग्रुप के बारे में बात हो रही है कि ब्रिक्स ग्रुप ने न्यू डेवलपमेंट बैंक का फॉर्मेशन किया था, और इस न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया इंडोनेशिया ने, और इंडोनेशिया 9th नंबर की कंट्री बन गई है जिसने न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया है। रिसेंटली प्रबाबो सुबियांतो जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं, और ये आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक की प्रेसिडेंट डिल्मा वाना रूसेफ देखने को मिल जाएंगी। इनके बीच में मीटिंग हुई थी, और 9th नंबर की मेंबर कंट्री न्यू डेवलपमेंट बैंक की इंडोनेशिया बन चुकी है। कुछ समय पहले एज अ 10th मेंबर इंडोनेशिया ने ब्रिक्स को भी ज्वाइन किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए ब्रिक्स में कितने मेंबर कंट्री हैं तो 10 है, न्यू डेवलपमेंट बैंक में कितनी मेंबर कंट्री है तो 9 मेंबर कंट्री देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ बेसिक बातें करते हैं अबाउट द ब्रिक्स। तो सबसे पहले एक ग्रुप बना था जिसका नाम है ब्रिक। ब्रिक का मतलब है ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, जो कि इमर्जिंग इकोनॉमी थी। इस वर्ड को क्वाइन करने का काम 2001 में किया गया था बाय द जिम ओनील। फिर इसमें 2010 में साउथ अफ्रीका आके जुड़ जाता है और फिर बन जाता है ब्रिक्स। फिर 2024 में फिर 5 कंट्रीज आती हैं जो ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए कहती हैं, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। तो इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और यूएई ने ज्वाइन कर लिया, लेकिन सऊदी अरेबिया का अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया। और यहाँ पे 10वें नंबर की जो कंट्री बनती है वो इंडोनेशिया होती है जो कि ब्रिक्स को ज्वाइन करती है।
और अभी जो 17th नंबर की समिट हो रही है, मतलब ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंसी है, अभी फिलहाल में ब्राजील के पास आपको देखने को मिल जाएगी। ना बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। जब 6वें नंबर की ब्रिक्स समिट हो रही थी, कहां पर, ब्राजील में 2014 में, तब ये डिसीजन लिया गया कि ब्रिक्स कंट्री को सपोर्ट करने के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करने के लिए भी एक बैंक का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का फॉर्मेशन किया गया था, जिसके लिए ऑथोराइज कैपिटल $100 बिलियन की थी। ठीक है, कोई भी मेंबर जो यूनाइटेड नेशन का मेंबर है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन फाउंडिंग मेंबर कहलाते हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। जो नए मेंबर हैं जिन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया है वो बांग्लादेश है, यूएई है, इजिप्ट है और अब इंडोनेशिया बन गया है। तो टोटल 9 कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी। इसका हेडक्वार्टर संघाई में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है ईएसआई स्कीम ऑफ ईएसआईसी एक्सटेंडेड टू द 15 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम मतलब ईएसआई स्कीम है, इसको 15 नए राज्यों में एक्सटेंड किया गया है बाय द उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 15 डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सपांड किया गया है। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इन 75 में से 74 डिस्ट्रिक्ट्स में से आपको ईएसआई स्कीम देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स भारत में कितनी है? भारत में टोटल 778 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 778 डिस्ट्रिक्ट्स में से 689 डिस्ट्रिक्ट्स ने अडॉप्ट करके रखा है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम को। अब इसको फर्दर उत्तर प्रदेश में एक्सपांड किया गया है बाय द डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ठीक है, यहाँ पे आप नए जिलों के नाम देख सकते हैं जिसमें स्कीम को एक्सपांड किया गया है। तो टोटल जिले कितने हैं? 778 है, जिसमें से 689 डिस्ट्रिक्ट्स में ईएसआई स्कीम्स आपको देखने को मिल जाएगी। आइए बात करते हैं इस स्कीम के बारे में। तो ईएसआई स्कीम इंडिया की लार्जेस्ट सोशल इंश्योरेंस स्कीम है, जिसको एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा रन किया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर काम करता है एज पर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। इस स्कीम की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में कानपुर से की थी। इसके अंदर सभी फैक्ट्रीज एप्लीकेबल होती हैं, रोड ट्रांसपोर्ट, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा, न्यूज़पेपर, कंस्ट्रक्शन साइट, ऐसी कोई भी साइट जहां पे 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं वहां पर ईएसआई स्कीम को एप्लीकेबल किया जाता है। वहीं कुछ राज्यों ने कहा है कि अगर हमारी फैक्ट्रीज में 20 से ज्यादा वर्कर काम करेंगे तो इस स्कीम को एप्लीकेबल किया जाएगा। फंक्शन क्या होता है इसमें स्कीम का? तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 4.75% होता है, वही एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 1.75% होता है। लेकिन ऐसे एम्प्लॉय जिनका मिनिमम वेज मतलब एक दिन की जो दिहाड़ी है वो 137 रुपीज पर डे से कम है, तो उनको इस स्कीम से एग्जम्प्ट रखा गया है, बाहर रखा गया है। ईएसआई स्कीम के अंदर कई सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि मेडिकल बेनिफिट है, स्कूल बेनिफिट है, मैटरनिटी लीव है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएंगे। ना बात करते हैं लोकसभा पासेस फाइनेंस बिल 2025। तो निर्मला सीतारमन जी ने फाइनेंस बिल 2025 को लोकसभा में प्रेजेंट किया है। ये फाइनेंस बिल बताता है कि अपकमिंग ईयर के लिए हमारी फाइनेंशियल पॉलिसी क्या होगी, मतलब हम कितना खर्चा करेंगे, गवर्नमेंट स्कीम में कितना खर्चा आएगा, ये सारी चीजें इस रिपोर्ट में बताई जाती हैं। और यहाँ पे 35 गवर्नमेंट स्कीम्स में भी अमेंडमेंट किया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट हुआ है वो ये है कि जो आप डिजिटल एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसमें जो 6% आपका टैक्स लगता था, उस 6% टैक्स को यहाँ पर हटा दिया गया है। अगर हम बात करें फाइनेंस बिल के बारे में, तो फाइनेंस बिल के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में भी मेंशन है। मनी बिल आर्टिकल 110 में और फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 117 में मेंशन है। ये आर्टिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा होगा 50.65 लाख करोड़ रुपीस। कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 11.22 लाख करोड़ रुपीस होगा। फिर यहाँ पर जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं उसके लिए हमारा खर्चा 5 लाख करोड़ रुपीस आएगा। वही सेंट्रल सेक्टर स्कीम के लिए 16 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। हमारी जो बोरोइंग्स होंगी वो 14 लाख करोड़ रुपीस की होंगी और जो रेवेन्यू जनरेट होगा टैक्स के जरिए वो 42 लाख करोड़ रुपीस का होगा अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए। ये फाइनेंशियल बिल में बातें की गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट जो है वो 4.4% ऑफ जीडीपी की बात की गई है और यहाँ पर बोला है 25 लाख करोड़ रुपीस स्टेट गवर्नमेंट्स को अलॉट किए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट, डेट एटसेट्रा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एंड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को यहाँ पर एंड करने की बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है। इन्होंने किया है, कहा है कि जो मीडियम और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट होते हैं अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम्स, इनको हम खत्म करते हैं। लेकिन जो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट होता है 1 साल से लेकर 3 साल तक, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन वो सभी लोग जिन्होंने ऑलरेडी मीडियम और लॉन्ग टर्म डिपॉजिट में कंट्रीब्यूट करके रखा है, तो ये इफेक्ट में रहेगा। एग्जिस्टिंग डिपॉजिट रिमेन्स रहेंगे अंटिल जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाते।
अगर हम बात करें गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के बारे में, इसे 2015 में लॉन्च किया गया था, जो कि रिवैम्प्ड वर्जन है गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 का। ठीक है, इसे ज्वाइंटली हैंडल करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई और शेड्यूल कमर्शियल बैंक। इसका पर्पस है कि हमारे देश में हम गोल्ड के इंपोर्ट को रिड्यूस करें और घरों में जो पैसा है उसको, मतलब घरों में जो गोल्ड है उसे मोनेटाइज किया जाए। ठीक है, 3 कैटेगरी होती हैं। शॉर्ट टर्म्स जो होते हैं वो 1 से लेकर 3 इयर्स तक होते हैं और जिस बैंक में आप डिपॉजिट करते हो उसके अकॉर्डिंगली इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। मीडियम टर्म 5 to 7 इयर्स होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई के साथ कंसल्ट करके इसे डिसाइड किया, इंटरेस्ट 2.25%। लॉन्ग टर्म के लिए 12 से लेकर 15 साल तक टेन्योर होता है और जिसमें इंटरेस्ट 2.5% है। इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि मिनिमम डिपॉजिट साइज आपका, मतलब आप जो गोल्ड डिपॉजिट कर रहे हो वो कॉइन के फॉर्म में भी हो सकता है, बार के फॉर्म में भी हो सकता है, ज्वेलरीज के फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 10 ग्राम्स का आपको डिपॉजिट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो गोल्ड के फॉर्म में मिलेगा, ना कि रुपी के फॉर्म में मिलेगा। गोल्ड डिपॉजिट करने की कोई अपर लिमिट नहीं है। गोल्ड की प्योरिटी को चेक किया जाएगा बाय द कलेक्शन एंड प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर के द्वारा, और गोल्ड पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो एग्जम्प्टेड है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये सारी बातें यहाँ पे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंदर आपको याद रखनी है। इसमें बताया गया कि नवंबर 2024 तक टोटल जो गोल्ड हमने कलेक्ट किया है वो 31,000 केजी है। इसमें से शॉर्ट टर्म 7,500 केजी, मीडियम टर्म 9,700 केजी और लॉन्ग टर्म आपका डिपॉजिट 13,900 केजीज आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, रोशनी नडार बिकम द फर्स्ट इंडियन वीमेन इन द वर्ल्ड टॉप 10 रिचेस्ट वीमेन लिस्ट। तो यहाँ पे हुरुन टॉप 10 रिचेस्ट मैन और रिचेस्ट वीमेन लिस्ट को पब्लिश किया है। टॉप 10 रिचेस्ट मैन में एक भी इंडियन नहीं है, लेकिन टॉप 10 रिचेस्ट वीमेन्स की लिस्ट में पहली बार एक इंडियन फीमेल का नाम आपको देखने को मिलेगा, जिनका नाम है रोशनी नडार, जो कि एचसीएल टेक्नोलॉजी से बिलोंग करती हैं। ये भारत की रिचेस्ट वीमेन और 3rd नंबर की रिचेस्ट पर्सन है इंडिया की। अगर बात करते हैं रिचेस्ट वीमेन इन द वर्ल्ड कौन सी है, आंसर जाएगा एलिस वॉल्टन है, जो कि ओनर है वॉलमार्ट ग्रुप की। अब यहाँ पे नंबर ऑफ बिलियनियर्स का डेटा भी पब्लिश किया है। इसमें कहा है कि नंबर ऑफ बिलियनियर्स के मामले में भारत तीसरे नंबर पे है। सबसे ज्यादा बिलियनियर्स अमेरिका में है, अमेरिका के बाद चाइना में और चाइना के बाद इंडिया में आपको देखने को मिल जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ बिलियनियर ऑल ओवर द वर्ल्ड 3,442 आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हम भारत के रिचेस्ट पर्सन के बारे में बात करें तो भारत के रिचेस्ट पर्सन आपको मुकेश अंबानी, फिर गौतम अडानी और फिर रोशनी नडार आपको देखने को मिल जाएंगी। अब मुंबई जिसे हम एशिया की बिलियनियर कैपिटल कहते थे, मुंबई में टोटल नंबर ऑफ बिलियनियर्स 90 है और मुंबई को ओवरटेक कर लिया संघाई ने। संघाई में टोटल नंबर ऑफ बिलियनियर्स आपको 92 देखने को मिल जाएंगे एज पर द हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट, और इसका 15th एडिशन रिसेंटली पब्लिश किया गया है। अमेरिका में 870 बिलियनियर्स है, चाइना में 823 बिलियनियर्स है और इंडिया तीसरे नंबर पे है। इंडिया में टोटल नंबर ऑफ बिलियनियर्स कितने हैं? 284 भारत में बिलियनियर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा बिलियनियर कैपिटल कौन सी है? तो न्यूयॉर्क सिटी है 129 बिलियनियर्स के साथ। सेकंड नंबर पे लंदन और फिर संघाई आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है, सेबी कट्स राइट इशू टाइमलाइन टू 23 डेज फॉर द फास्टर फंड रेजिंग। तो सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, इन्होंने जो टाइमलाइन होती है कंप्लीटिंग द राइट इशू, जो राइट इशू करने की टाइमलाइंस होती है उसको रिड्यूस करा है। पहले 126 डे था, इसको रिड्यूस करके 23 डेज कर दिया है और ये 7 अप्रैल से इफेक्ट में आएगा। राइट इशू मस्ट रिमेन ओपन फॉर द मिनिमम 7 डेज एंड कैन बी केप्ट ओपन फॉर द मैक्सिमम 30 डेज। ये बात यहाँ पर मेंशन की है। इसके अलावा फाइनलाइज जो अलॉटमेंट होगा, जो एप्लीकेशन के लिए बिड होगी, डिपॉजिटर का रजिस्ट्रेशन होगा, इस सब को हैंडल करने का काम स्टॉक एक्सचेंज करेगा। ये बात यहाँ पर मेंशन की है। इसके पहले क्या होता था, प्रीवियसली ऐसा होता था कि अगर कोई भी फंड रेजर है जो 50 करोड़ से ज्यादा 50 करोड़ से कम का फंड रेज करता है तो उसके लिए कोई भी मॉनिटरिंग एजेंसी का फॉर्मेशन नहीं होता था। लेकिन अगर अब कोई 50 करोड़ से कम का भी फंड रेज करता है तो उसके लिए भी यहाँ पे मॉनिटरिंग एजेंसी का फॉर्मेशन किया जाएगा। और यहाँ पे आपको सेबी के जो नए चेयरमैन देखने को मिलेंगे वो तोहिन कांत पांडे हैं। नेक्स्ट है, ब्रिक्स पे receive RBI in principle authorization for cross border payment। तो एज अ पेमेंट एग्रीगेटर फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट लाइसेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसे दिया है? ब्रिक्स पेमेंट एक्सचेंज को दिया है। ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ट्रांजैक्शन कंडक्ट कर पाएगा अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। साथ ही साथ ये एमएसएमई को भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में मदद करेगा। ब्रिक्स पे के फाउंडर संजय त्रिपाठी हैं, इंदुनाथ चौधरी और नीलेश पाठक आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है एमडीजी नेक्स्ट ऐप।
तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक नया एप्लीकेशन तैयार किया है जिसका नाम है MDG नेक्स्ट ऐप टू इनहांस कॉर्पोरेट कैश मैनेजमेंट। तो कॉर्पोरेट जो कस्टमर्स होते हैं उनके कैश मैनेजमेंट को करने के लिए, कैश मैनेजमेंट की जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए, वर्किंग कैपिटल है, कैश फ्लो है, उसको मैनेज करना है, इफिशिएंटली एग्जीक्यूट करना है, इसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक एप्लीकेशन तैयार किया है जिसका नाम है MDG नेक्स्ट। दिस ऐप विल स्ट्रीमलाइन कैश मैनेजमेंट ऑपरेशन एंड वर्क फ्लो फॉर कॉर्पोरेट्स, और ये 24/7 अवेलेबल आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे है, बहुत जल्दी से iOS पे भी लॉन्च किया जाएगा। देवदत्त चंद्र आपको मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO देखने को मिलेंगे BOB के। नेक्स्ट है RBI टू रेज फॉरेन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट कैप इन द लिस्टेड फर्म टू 10%। अब यहाँ पे जो हमारी लिस्टिंग कंपनीज हैं, जो शेयर मार्केट में लिस्ट हैं, तो यहाँ पर जो फॉरेन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट करते हैं, पहले केवल 5% तक ही इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, इस लिमिट को बढ़ाकर 10% किया गया है। सो इंडिया सेंट्रल बैंक इज सेट टू डबल to 10% a cap on the investment by the individual foreign investor in the listed company। तो पहले 5% था, इसको 10% किया है। इसके अलावा बोला है कि जो करेंटली आपके नॉन रेसिडेंट इंडियन मतलब NRI पर्सन है, OSI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, उनको भी इन्वेस्टमेंट अप टू 5% था, इसको भी बढ़ा दिया जाएगा अंडर द फेमा एक्ट, और उनको भी 10% करने की बात की गई है। सेंट्रल बैंक, the Reserve Bank of India will also raise 24% combined holding limit for all overseas individual investor in Indian listed companies from the 10% now। अगर आपकी joint holding है तो पहले ये लिमिट 10% थी OCIs के लिए, इसको भी 24% करने की बात यहाँ पर की है। फाइनल अप्रूवल कब मिलेगा? जब यहाँ पे RBI SEBI वगैरह सब लोग मिलकर अप्रूव करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है 8th स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग कंडक्टेड बाय द RBI इन सिक्किम। तो सिक्किम के गैंगटोक में 8वें नंबर की स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग कंडक्ट की गई, जिसे चेयर करने का काम श्री रविंद्र तैलांग ने किया, जो कि चीफ सेक्रेटरी हैं सिक्किम के। इसमें बेसिकली किस तरीके से जो बैंकिंग फ्रॉड और साइबर क्राइम्स इंक्रीज होते जा रहे हैं उस पर डिस्कशन किया गया। डिस्कशन फोकस्ड ऑन द बट्स एक्ट। बट्स का मतलब है बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। किस तरीके से हम टैकल कर सकते हैं डिजिटल फ्रॉड्स को और इनहांस कर सकते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी, इन पर डिस्कशन किया गया। Which institute is collaborating with Indian Bank to organize the cyber security and fintech hackathon in April? तो IIT मद्रास इस हैकाथॉन को कंडक्ट कराएगी। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। एयरटेल पेमेंट बैंक ने रिसेंटली कौन सी सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग है जिसकी पार्टनर बनी है? आपको ये 4 टीम्स दिखाई दे रही है। जो भी सही आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच। आप लिंक को शेयर कर सकते हैं और PDF के लिए आप विजिट कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन।